Good morning, dear students. Today I want to start our next chapter, that is work and energy. Clear? Near about the chapter gravitation फिनिश कर दिया था हमने. ओके, उसमें एक्सरसाइज भी और डिफरेंट टाइप्स के जो कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिया था. ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करता है बहुत ज़्यादा, जिसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपके लिए थोड़ी सी. जब वर्क को हम डिफाइन करेंगे तो यहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी. तो यहाँ पर जो टोटल पूरा नाम है ना इस चैप्टर का, एक्चुअल में जो पूरा नाम है वो वर्क एंड एनर्जी नाम नहीं है. इसमें एक और टॉपिक इंक्लूड है इसमें, लेकिन चैप्टर के नेम में नहीं गिवन है. और दूसरी बुक्स में वो गिवन होता है, वर्क एनर्जी एंड पावर या वर्क पावर एंड एनर्जी करके लिखा होता है. तो इसमें 3 टॉपिक्स मेनली आप हमको पढ़ने हैं. पहली चीज़ वर्क पढ़ना है, दूसरी चीज़ एनर्जी पढ़ना है, तीसरी चीज़ जो तीसरा टॉपिक है इसका सब टॉपिक कह ले, वो तीसरा सब टॉपिक है हमारा पावर. और इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो है कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे. वर्क में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं वो डिस्कस करेंगे. वर्क क्या होता है? वर्क इज़ सिंपली जो है आप डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो हम कहते हैं वर्क कर रहे हैं. हम्म? हम पढ़ रहे हैं, वर्क कर रहे हैं. कहीं जा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं. ठीक है, इस तरीके से हम जो है लिख रहे हैं तब भी वर्क कर रहे हैं, कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तब भी वर्क कर रहे हैं. इस टाइप की चीज़ें जो वर्क में आती हैं. ठीक. ओके, एनर्जी क्या है? जो उसके पास टोटल कैपेबिलिटी है वर्क करने की, उसको कहते हैं एनर्जी. ठीक. पावर क्या है? पावर का मतलब ये होता है जो नेक्स्ट तीसरा टॉपिक आएगा हमारे पास इसमें सब टॉपिक, वो होगा पावर. पावर उसको कहते हैं कि जिस किसी एक चीज़ को फास्ट कौन करता है, जो फास्ट करेगा वही उसको कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क. रेट मतलब जल्दी कौन कर लेता है. 1 सेकंड में 10 जूल वर्क एक आदमी कर रहा है, 1 सेकंड में 15 जूल एक आदमी कर रहा है, 1 सेकंड में 20 दूसरा तीसरा कर रहा है, 1 सेकंड में चौथा जो है वो 50 कर ले रहा है. तो पावर किसका ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा 50 वाले का है, तो उसको पावर कहते हैं. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें इस जो है इसमें कवर करनी है पूरे चैप्टर में. क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर वर्क से. पहले देखेंगे वर्क की डेफिनेशन क्या है. ओके ओके, वर्क डन की जो डेफिनेशन है एक्चुअल में पहले समझ लीजिए. जो मैंने बताया था थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे आपको. ये जो फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो वर्क डन की डेफिनेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. ठीक. और जो हम सोचते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है. तो उसको समझ लेते हैं कि वर्क डन जो फिजिक्स के अंदर है, जैसे मैंने कहा था लैपटॉप चला रहे हैं तब भी वर्क कर रहे हैं, बैठे हैं कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तब भी वर्क कर रहे हैं. ठीक. इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम वर्क को जो है इंक्लूड करते हैं. भाई हम कोई चीज़ कोई वर्क जो कोई काम कर रहे हैं, हाथ पैर हिला रहे हैं तब भी वर्क कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पर वर्क की डेफिनेशन जो साइंस के अकॉर्डिंग है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग है, वो थोड़ी सी डिफरेंट है. उसमें क्या कह रहा है? वर्क इज सेड टू बी डन इफ, वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क कब होगा. ठीक है, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वर्क इज सेड टू बी डन इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी. सपोज इट इज अ बॉडी, a force is applied on it. Clear? Force is applied on it, the body is displaced from original position. And second requirement is that it should be displaced from this position to this position. Clear? The body should be displaced from its original position to another position, and it is the body's new position. Therefore it is a displacement if the body is displaced in a direction of motion, direction of force. ठीक. Direction of motion is same as the direction of force. Clear? There are 2 requirements. The work is said to be done. First one is force is applied, it is compulsory. Clear? And second one is the body should be displaced from its original position. It should be displaced from its ओरिजिनल पोजीशन. बॉडी को डिस्प्लेस होना, अपनी जगह से दूसरी जगह जाना है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए हमको.
कंपल्सरी ये दोनों चीज़ें, तब जाकर के हम कहेंगे वर्क इज सेड टू बी डन। अदरवाइज इफ द above two conditions are not satisfied, then it is said to be no work is done। ओके, अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहेंगे कोई वर्क नहीं हो रहा है। जैसे हमने कहा, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम। एग्जांपल क्या है, ये वॉल है, दिस इज द वॉल। क्लियर, इस टाइप से एक वॉल है कहीं, दिस इज द वॉल। अब यहाँ पर एक किसी ने इस पर फोर्स लगाया, दिस इज अप्लाइड फोर्स। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। We are applying, just anybody can apply a force on the wall of, even the force is applied, even the force is applied, the wall doesn't move from its original position, it is at the same place as before the force is applied। okay, जहां पर ये पहले थी वहीं पर ये ऑलरेडी अभी है। फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, लेकिन वॉल थोड़ा सा भी डिस्प्लेस नहीं हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स, वर्क डन इज जीरो। वर्क डन में सिंबल हम W यूज करेंगे अभी वर्क डन के लिए। क्लियर, वर्क डन इज जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, इफ देर इज नो डिस्प्लेसमेंट देर इज नो वर्क डन, इफ देर इज नो फोर्स देर इज नो वर्क डन। if either F0 or S0, S means displacement, then work done is also zero। first condition, if both of them are zero, then the work done is also zero। clear, and now next thing, what is the formula of the work done, how can how can we calculate the work done by a force, and the displacement is given, how can calculate the work done। okay, so next the definition is that, in other words, work can be defined as the product of, work can be defined as the product of force and displacement। clear, क्योंकि because both the things are required, both the things are compulsory, otherwise there is no work done। therefore work done is product means F cross means multiplication, and displacement is S। we can write it as F cross S, or we can write it F is equal to F dot, and sorry, W is equal to dot F dot S। clear, there is a little bit difference in these two statements। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्रॉस है और यहाँ पर डॉट है, there is a difference, little bit differences, but you can learn these differences in the higher class। okay, what is cross and what is dot product, there is a little bit different। okay, लेकिन यहाँ पर अभी इस लेवल पर, 9th के लेवल पर हम दोनों लगा सकते हैं, कोई भी एक। तो सिंपली क्या हो गया, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट व्हेन देयर मे बी, अभी मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट और ये जो फोर्स है, फोर्स के अंदर भी डायरेक्शन होता है और डिस्प्लेसमेंट के अंदर भी डायरेक्शन होता है, दोनों के अंदर। दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज occurs in the direction of force, when the direction displacement takes place in the direction, same direction as the direction of force। as I have already draw a figure, this figure shows that the applied force is in the direction of right। okay, and this body is displaced
in the right direction, and after some time it takes the position from there to there. Okay, अब ये जो बॉडी है ये डिस्प्लेस हो गई यहाँ से यहाँ तक, तो डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ होगा यहाँ पर जो एस है ना, ये डिस्प्लेसमेंट, ये समथिंग कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। तो यहाँ पर आप देखें कि ये डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है ये सेम डायरेक्शन में हो रहा है। क्लियर? तो अभी बात करेंगे इसकी थोड़ी सी और। अगर डिस्प्लेसमेंट जो है दूसरे डायरेक्शन में होगा तो कुछ डिफरेंसेस आएंगे आपके, हो सकता है वर्क डन जीरो हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि फोर्स भी ज़ीरो नहीं है और डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो नहीं है लेकिन वर्क डन ज़ीरो है, या फोर्स भी ज़ीरो नहीं है डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो नहीं है लेकिन वर्क डन नेगेटिव में आएगा। वो कंडीशंस मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझने की ये है जो मैं फोकस करना चाह रहा हूँ, यह है कि जब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में भी डायरेक्शन शो करता है और और फोर्स भी हमारा डायरेक्शन शो करता है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये क्या होगा, वर्क डन के बराबर होगा। तो हमें क्या है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? तो वर्क डन तो होना चाहिए वेक्टर, लेकिन वर्क डन जो हमारा ना वो स्केलर क्वांटिटी है, ये हमेशा याद रखना, ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि कुछ रूल्स ऐसे हैं। क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट जो मैंने अभी नाम लिया था, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, ये एफ क्रॉस एस और ये एफ डॉट एस यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, कुछ ऐसे रूल्स हैं क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट के, जिसको फॉलो करने के बाद वेक्टर और स्केलर को मतलब कंफर्म करते हैं। क्लियर? वैसे भी आप इन जनरल देखें, वर्क इज सेड टू बी डन, मतलब वर्क काम हुआ, आपने पूछा काम हुआ, यस काम हो गया। पढ़ने का काम हो गया, किस डायरेक्शन में हुआ नहीं पता, भाई ये तो नहीं पूछते आप ना कि डायरेक्शन ज़रूरी है। मैंने कहा फोर्स लगाया था आपने, यस। दरवाज़ा खोलने के लिए किधर धक्का दिया था आपने, ठीक है, अंदर से बाहर, तो खुला नहीं, इसका मतलब क्या है, बाहर से अंदर देना था, पुश करना था या पुल करना था, ये आपको पता है। इसी तरीके से देखो यहाँ पर डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती वर्क में, तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। मेन जो चीज़ थी यहाँ पर, एक ये स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? दूसरी चीज़, ये वर्क डन जो है ज़ीरो कब होगा ये मैंने बता दिया। इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं अब। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो वो है मेन यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले से निकालेंगे। क्लियर? हम जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू एस। एफ मीन्स फोर्स, इसकी यूनिट कितनी है, न्यूटन। ये डिस्प्लेसमेंट है, इसकी यूनिट मीटर, न्यूटन मीटर। तो वर्क डन की जो यूनिट है, यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर, या फिर इसको जूल कहते हैं, JOULE, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जे से। यानी एक न्यूटन मीटर किसके इक्वल होगा, एक न्यूटन मीटर एक जूल के इक्वल होगा। ये चीज़ हम डिफाइन करते हैं, यानी सेम नाम आप या तो न्यूटन मीटर उसका नाम लें या उसका नाम जूल लें। क्लियर? वर्क डन की जो यूनिट है एसआई यूनिट है ये, क्योंकि यहाँ पर एसआई यूनिट हमने फोर्स की भी लिया और डिस्प्लेसमेंट की भी, तो इसलिए जो वर्क डन की यूनिट आएगी वो न्यूटन आएगी, एसआई यूनिट। क्लियर? अब एक जो है एक जूल को कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ टू डिफाइन 1 जूल। क्लियर? सपोज वी हैव अ बॉडी, this body is on the surface, lying on the surface, this is our surface. Clear? There may be any जो है mass of the body, but we have to here calculate the 1 joule of work. Clear? Suppose F force of 1 Newton is applied on that body, this body. Clear? And this body is displaced by 1 meter, and this body is displaced by 1 meter. After some time it is displaced by S is equal to 1 meter. Clear? 1 meter. Then the work by this force
work by this force. This force means applied force is 1 joule. How? How it is calculated? Because W is equal to F into S, and this is W and F is 1, and this is dot means cross. You can take here cross, and this is 1 meter also. This is Newton and this is meter. W is equal 1 into 1 is 1. Newton meter means Newton meter or joule. Clear? Therefore, how can we define 1 joule? 1 joule. How can we define 1 joule? 1 joule work is defined as the of 1 Newton force is applied on a body when 1 Newton force applied on a body and it displaces 1 meter in the direction of force, then the work is said to be 1 joule. When 1 Newton force is applied 1 Newton and displacement is 1 meter, then the work is 1 joule. Clear? You can write it by yourself. Clear? Now second one is that in CGS system the unit of work is UGS. This is UGS. Clear? What is this? CGS system means होता है सेंटीमीटर, and this is gram and this is second. Centimeter, first one is centimeter, and this is gram and this is second. We have to take force as dyne. Clear? CGS system force की यूनिट क्या होती है? dyne. And displacement की होगी centimeter, as I have written here 1 centimeter. What we have to do in CGS system? 1 UG. How can we define 1 UG? First of all, we have to take a body and we applied a force equal 1 dyne. Clear? And this body is displaced by 1 centimeter. What is displacement? S equal 1 centimeter. Then the work done by this force, this applied force is said to be 1 UGS. When 1 dyne of force is applied on a body and the force displaces the body by 1 centimeter, then the work done by this force is said to be 1 UGS. This is 1 erg. Clear? 1 erg. When 1 dyne force is applied on a body and the body is displaced by 1 meter, by 1 centimeter, then the work done by this force is 1 erg. क्लियर? इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं 1 erg को. यानी सीजीएस सिस्टम में आपको इतना याद रखना, इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ वर्क इज erg. क्लियर? अब हम इसको रिलेट कर देते हैं, रिलेशन बिटवीन जूल एंड erg. रिलेशन बिटवीन जूल एंड वर्क. 1 जूल इक्वल टू हाउ मच ergs. क्या करेंगे? 1 जूल इक्वल क्या होता है? 1 न्यूटन इंटू मीटर. क्लियर? इसको हम लिख सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? 10 पावर 5. आप फोर्स वाले जो है उसमें याद करें 10 पावर 5 डाइन.
इंटू सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में बदलना तो 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 पावर 5 डाइन इंटू 10 पावर 2 सेंटीमीटर। इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, 10 पावर 5 इंटू 10 पावर 2 डाइन डाइन सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर को हमने क्या कहा, अर्ग। क्लियर। तो यहाँ पर 1 जूल किसके बराबर हो गया, ये देखो एक्सपोनेंट पावर लगेगी तो ये हो जाएगा 10 पावर 7 अर्ग। क्लियर। तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया। जैसे 1 न्यूटन आया था हमारे पास, 1 न्यूटन इक्वल आया था 10 पावर 5 डाइन आया था, ये कैलकुलेट किया था जब हम पिछले चैप्टर में हमने कैलकुलेट किया था। सेम ये 1 जूल किसके इक्वल आएगा, 10 पावर 7 अग्स। ये हमारी एसआई यूनिट है जूल, और ये अग्स क्या है, अग्स ये हमारी सीजीएस सिस्टम में यूनिट है। क्लियर। नियर अबाउट यहाँ पर जो वर्क की डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो गई। इंट्रोडक्शन जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, अब इसमें 2-3 चीजें ओके स्टूडेंट, 2-3 चीज़ें और कवर करनी है। जैसे कि इसमें नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह उसको देखेंगे, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और ज़ीरो वर्क। ऐसा भी होता है, पॉजिटिव भी वर्क होता है, नेगेटिव भी वर्क होता है और ज़ीरो भी वर्क होता है इन फिजिक्स के जो है कॉन्टेक्स्ट में जब बात करेंगे तो ये इस टाइप के वर्क होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क की बात नहीं करते हैं। इन जनरल वर्क होता है तो होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह वो देखेंगे। क्लियर। ओके, थैंक यू।